ये था पोस्ट मौर्य, हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं। रजत कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग फटाफट लाइव आए। मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, ओके 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चे। आप देखो दिल्ली सल्तनत आ गया, एंशियंट कंप्लीट हो गया ना, एंशियंट पूरा हो गया है। वो ऐसे बनाया ही जाता है, 45 दिन का सिलेबस है, इसका मतलब उसी लिमिट में आपको बनाया गया है। और थोड़ा सा ये है कि मतलब जो है आपको जो पढ़ा रहे हैं तो जो टारगेट है वही पढ़ा रहे हैं, उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बता दो सारा रहे हैं, टारगेट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चे। ठीक बच्चे, अब आप देखिए दिल्ली सल्तनत है, मेन चीज यहां से दिल्ली सल्तनत है। हिंदी में इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। आपको बताएं कि 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत था। बच्चों इसमें 5 डायनेस्टी आई थी, एक के बाद एक, 5 डायनेस्टीज थी। बच्चे देखिए ये यूपीएससी है, यूपीएससी का सिलेबस है। आदित्य कश्यप, इसके लिए कंपटीशन है, ये कोई एकेडमिक नहीं है ना कि इसके बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वशिष्ठ का बेटे नहीं पढ़ा होगा तो इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एक बार देख लो आप, इसमें प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लास है ना आपके पास अवेलेबल है, उसको एक बार देख लो। अगर कहीं डाउट आए, कहीं पर प्रॉब्लम्स आए तो एक बार पूछ लेना आप। इंडस वैली और बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है, आप लेट ज्वाइन किए होंगे तो इसके पहले रिकॉर्डेड वाली क्लासेस आप देख लीजिए। अच्छा, पीडीएफ मिल जाएगा, वैसे हमने कल फिर दिया है पीडीएफ अपलोड करने के लिए, मे बी आज या कल में हो जाएगा। पीडीएफ में अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे ना, पीडीएफ और ये जो पढ़ा रहे हैं दोनों मिला के पढ़ लेंगे तो उसमें आपका लगभग 100% तो नहीं लेकिन 80 से 90% हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, 80 to 90%। भाई 100% एक क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन की गारंटी नहीं होता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बच्चे, एक दो क्वेश्चन का कोई वो नहीं पता होता कहाँ से दे दें, इसलिए एक आध दो क्वेश्चन के बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि हो सकता है वो जो आपको बताया जाए उसमें डेप्थ में पूछ लेते हैं वो। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसी साइट पर मिलेगा बच्चे, आपको यहीं पर मिलेगा जहां पढ़ रहे हैं ना, इसी ऐप पर मिलेगा जिस ऐप पर आप पढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत देखिए 5 डायनेस्टी आई हैं। पहली है गुलाम वंश, इसको कहते हैं दास वंश या गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक दास वंश या गुलाम वंश कहते हैं। एक दो नाम और दिया गया है, एक दो नाम इसका और दिया गया बच्चों, इलबारी वंश भी कहते हैं या मामलुक वंश भी कहते हैं, क्योंकि 3 गुलाम थे इस वंश में, बाकी सब फ्री थे, इसलिए इसको मामलुक डायनेस्टी अथवा इलबारी डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि 3 ही गुलाम बाकी सब फ्री। दूसरी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी आई, यानी खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक। और बच्चे तीसरी डायनेस्टी में तुगलक डायनेस्टी आई, यानी तुगलक वंश। और यह डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक थी। चौथी डायनेस्टी में नाम मात्र की है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरियल ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। सैयद डायनेस्टी, यानी सैयद वंश।
1414 से 1451 तक लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी आई थी। यह भी कोई खास नहीं थी। लोधी वंश 1451 से 1526 तक, तो यह 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में थी। इसका और इसका इंपॉर्टेंट है, ये 2 नाम मात्र की थी। तो चलिए हम आपको गुलाम वंश के बारे में बताते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली लाहौर पर शासन किया। ताजुद्दीन एल्दौज गौड़ में शासन किया, अफगानिस्तान में। नसीरुद्दीन कुबाचा मुल्तान और उच्च पर शासन किया था। मुल्तान उच्च बगल में ही है दोनों। दिल्ली लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपह सालार के पद पर शासन किया था, अर्थात सेनापति के रूप में दिल्ली सल्तनत में शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी नहीं लिया, क्योंकि मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को फ्री नहीं किया था, इसलिए सुल्तान की पदवी नहीं ले पाया। खलीफा से मान्यता भी नहीं प्राप्त कर पाया। खलीफा इस्लाम धर्म के गुरु को कहा जाता था। जब तक खलीफा मान्यता न दे, तब तक सुल्तान की पदवी नहीं धारण किया जा सकता था, और तब तक अपने नाम के सिक्के भी नहीं जारी किए जा सकते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम के खुतबे भी नहीं पढ़ा गया। खुतबा फ्राइडे में जुम्मे के नमाज के वक्त पढ़ा जाता था। खुतबे में सुल्तान के लंबे उम्र की कामना किया जाता था। तो गुलाम होने की वजह से न तो सुल्तान की पदवी ले पाया, ना ही अपने नाम का सिक्का चला पाया यानी क्वाइंस, ना ही खुतबे में इसका नाम पढ़ा गया। ये तीनों बातें इल्तुतमिश के नाम से किया गया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अपना दामाद बना लिया था। दामाद बनते ही गुलाम से फ्री हो गया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐबक गुलाम का गुलाम ही रह गया। लेकिन बच्चों, ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार के सम्मान में। यह मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। 72.5 मीटर हाइट है इसकी। दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ने तराइन की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद 1192 से स्टार्ट किया था। पृथ्वीराज चौहान के राय पिथौरागढ़ शहर, राय पिथौरागढ़ किले को नष्ट कर मेहरौली शहर बसाया और यहीं पर कुतुब मीनार बनवाया अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। ग्राउंड फ्लोर ऐबक ने बनाया। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फ्लोर इल्तुतमिश ने बनवाया। इसके ऊपर एक और फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 4 मंजिला कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया। 5वीं मंजिल पूछे तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुतुब मीनार क्यों बनवाया गया? तो मुल्ला जी सुबह में उठ के नमाज पढ़ते थे। इस मीनार पर चढ़कर जोर जोर से अल्लाहू अकबर के नारे देते थे, जिससे आसपास के मुस्लिम उठ के आए। और मेहरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। उस मस्जिद में आकर के सभी आसपास के मुसलमान नमाज अदा करें। तो बच्चे, इसलिए कुतुब मीनार का निर्माण कराया, लेकिन अपने गुरु के नाम पे रखा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा था।
तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपको असाइन इसमें जो पीडीएफ दिए हैं बच्चे, उसमें आपको मिल जाएगा सारा कुछ लिखा लिखाया। तो दिल्ली सल्तनत का अगर आपसे पूछें गुलाम वंश, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था बच्चे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप लगाइएगा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। स्लेव डायनेस्टी, या हमने इसका दूसरा नाम बताए थे मामलुक डायनेस्टी, मामलुक वंश, अथवा हमने इसका तीसरा नाम बताया बच्चों इलबारी वंश, इलबारी डायनेस्टी। तो इस तरह से इसके तीन नाम हैं, दास वंश, या मामलुक वंश, या इलबारी वंश। तो तीन तीन नाम हैं इसके, क्योंकि तीन गुलाम सुल्तान थे, बाकी सभी फ्री थे। और इसमें पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसके बारे में आपको बताए 1206 से 1210 तक शासन किया था। इसका बेटा आराम शाह था बच्चों, यह 1210 में था। और कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश, इसको शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी कहते थे, 1210 से 1236 तक शासन किया था। वैसे इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर आ गया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में एकात महीने के लिए था। देन इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक लगभग 3.5 साल तक शासन किया था। देन बच्चों रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह, रजिया का सौतेला भाई बहराम शाह 1240 से 1242 तक। और देन अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। देन नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 तक था बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट सुल्तान में अगर आप देखें तो गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। और बच्चे इसके बाद केकुबाद, केकुबाद की स्पेलिंग के से भी है, क्यू से भी है, तो दोनों सही है, गलत नहीं है। 1287 से 1289। देन केकुबाद के बाद बच्चों के खुसरो, के खुसरो में भी के से है 1289 में। देन कयूमर्स, इसका भी के से है या क्यू से है 1289 से 90 तक। तो इसका सीरियल ऑर्डर बनाने के लिए क्वेश्चन बनता है। कभी कभी मान लो इसमें से 4 उठा लिए और क्वेश्चन पुटअप कर दिए कि इनका सीरियल ऑर्डर बताइए, इनका सीरियल ऑर्डर बताएं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, गियासुद्दीन बलबन, केकुबाद,
कै खुसरो कयूमर्स। इसको के भी लगा सकते हैं। ये जो हमने क्यू लिखा ना, क्यू भी है और के भी है, गलत नहीं है बच्चों, ये स्पेलिंग दोनों चल जाता है। यहां के से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं शॉर्ट में QAIR स्क्वायर BANBK क्यूब। सारे सुल्तानों का नाम है। कायर स्क्वायर बैंक क्यूब। कायर माने कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन और रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसीरुद्दीन, बलबन, केकुबाद, के खुसरो, कयूमर्स। तो इस तरह से ये 12 के 12 सुल्तान कायर बैंक, कायर स्क्वायर, बैंक क्यूब में आ जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट केवल एक कुतुबुद्दीन ऐबक का है, इल्तुतमिश का है, रजिया सुल्ताना का है और बच्चे बलबन का है। इसको आप बलबन भी लिख सकते हैं, केवल बलबन इस नाम से ज्यादा फेमस है। अब इसमें देखिए ये दोनों बाप बेटे थे और यहां से लेकर यहां तक एक परिवार के हैं और यहां से लास्ट तक ये अलग परिवार के हैं। तो गुलाम वंश में 3 परिवार के लोगों ने शासन किया था। वंश में 3 परिवार के लोग थे। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका बेटा, इल्तुतमिश उसके उत्तराधिकारी, बलबन उसके उत्तराधिकारी। केवल 3 गुलाम थे। ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इल्तुतमिश गुलाम था बलबन का, सॉरी इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, दामाद भी था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। अगर ये कहा जाए कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक मोहम्मद गोरी 1206 में अफगानिस्तान के गौड़ में मर गया, लेकिन गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को फ्री नहीं किया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक सिपह सालार यानी सेनापति के पद पर शासन किया था। लाहौर को कैपिटल बनाया, पाकिस्तान के लाहौर को कैपिटल बनाया। दिल्ली में मेहरौली शहर की स्थापना किया था। कैपिटल लाहौर, दिल्ली में मेहरौली शहर बसाया। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बसाए गए राय पिथौरागढ़ किला और राय पिथौरागढ़ शहर को नष्ट करके दिल्ली में मेहरौली शहर बसाया। और इसी मेहरौली शहर में बच्चों कुतुब मीनार 1192 में 1192 में स्टार्ट किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। लेकिन ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए कुतुब मीनार किसने पूरा कराया, तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। ग्राउंड फ्लोर ऐबक का है, ऐबक ने बनवाया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया था। उसके ऊपर फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का था, जो भी लिखा था तुगलक वंश का था। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है और जैसे ऊपर मंजिला जा रहा है सिकुड़ता जा रहा है। सिकंदर लोदी वंश का था, उसने इसकी मरम्मत करवाया था क्योंकि एक बार भूकंप आया तो काफी नुकसान हो गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में भी भूकंप आया था, अंग्रेजों के टाइम में भी भूकंप आया था। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाया था। तो बच्चों कुतुब मीनार
अपने गुरु को डेडिकेटेड था। और यही कुतुब मीनार के बगल में एक मस्जिद भी है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद आसपास के 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। वैसे मुख्य मंदिर जो था शिव का टेम्पल था, शिव टेम्पल था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। तो कहने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक तो था, लेकिन बच्चों गुलाम वंश में पहला सुल्तान नहीं था। यह सुल्तान की पदवी नहीं ले पाया, गुलाम का गुलाम ही रहा। सिपह सालार के पद पे शासन किया था। यह सिपह सालार के पोस्ट पर शासन किया था। इसका मतलब सेनापति होता है। किसका सेनापति? मोहम्मद गोरी का सेनापति था। 1192 में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। अपने गुरु के सम्मान में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कराया था। ये इसके गुरुजी थे। तो अगर ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो बच्चे ऐबक लगाइए। बनवाया ऐबक ने, ग्राउंड फ्लोर इसी ने बनवाया। और अगर ये पूछा जाए कि किसने पूरा कराया, तो बच्चों पूरा किसने कराया? कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया। और अगर ये कहा जाए कि 5वीं मंजिल किसने बनाया, 5th स्टोरी, तो फिरोज तुगलक ने बनाया था। हाइट कितनी है? तो 72.5 मीटर इसकी हाइट है। दुनिया की सबसे ईंट से बनी सबसे ऊंची मीनार है, ईंट की बनी सबसे ऊंची मीनार है। और मेहरौली में है, दिल्ली के मेहरौली में, आप सभी जानते हैं दिल्ली के मेहरौली, ऐबक ने मेहरौली शहर बसाया। मेहरौली शहर ऐबक ने बसाया था बच्चों। यह शहर आज भी है। इस शहर का निर्माण राय पिथौरागढ़ किला और राय पिथौरागढ़ शहर को नष्ट करके बसाया था। और यहीं पर एक मस्जिद भी है। मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यहीं पर है बच्चों। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क यानी मस्जिद यहीं पर है। और मेन मंदिर बच्चों पूछे तो यहां शिव का टेम्पल था। शिव मंदिर को तोड़ करके उसी के स्ट्रक्चर पर मस्जिद बना है। लेकिन आसपास के 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़ करके उसके मटेरियल से ये मस्जिद बना है। तो ऐबक ने एक तो इसको बनवाया और इसी समय इसका निर्माण भी कराया। और बच्चे ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। और पहले यहां पर एक संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय, इसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बना है। यह विद्यालय बच्चों विग्रह राज ने बनवाया था। विग्रह राज चौहान वंश के थे। विग्रह राज ने संस्कृत विद्यालय बनाया था, जिसे तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन में बना था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं।
यह 2.5 दिन में बना था बच्चों। अथवा ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ 2.5 दिन तक रहा था। ऐबक यहाँ 2.5 दिन तक रहा था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े की पीठ से गिरकर लाहौर में मर गया, वहीं इसको दफनाया गया है। तो ऐबक का देहांत लाहौर में हुआ था। कब? तो 1210 में बच्चों ऐबक का देहांत हो गया था। कहां पर? लाहौर में। कैसे हुआ? तो प्लेइंग चौगान, प्लेइंग चौगान। चौगान को बच्चे पोलो भी कहते। प्लेइंग चौगान ही यानी ऐबक फेल ऑफ फ्रॉम हॉर्स, घोड़े के पीठ से गिरकर मर गया था। घोड़े के पीठ से चौगान खेलते हुए लाहौर में गिरकर मरा। यह बहुत बार पूछा गया है, तो इसको लाहौर में ही दफना दिया गया है। यह क्वेश्चन कई बार आया है। इसका मकबरा तो नॉर्मल सा है, यही लाहौर में इसको दफनाया गया है। अच्छा, उस समय जब इसका देहांत हुआ तो इसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश यूपी में बदायूं का गवर्नर था। दरबारियों ने इसको बुलाया, भागकर लाहौर आया। दरबारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को मार भगाया। चूंकि ऐबक के डेथ के बाद आराम शाह गद्दी पर आ गया, दरबारियों ने झूठा दावेदार कहकर उसे मार भगाया। इसके गुलाम और दामाद इल्तुतमिश को इनवाइट किया। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था। गवर्नर को सूबेदार कहते थे उस समय, या गवर्नर को इक्तादार या मुक्ता या वली कहते थे। ये सब नहीं आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा गया हुआ है कई बार कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तो इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था या गवर्नर था? तो बदायूं, उत्तर प्रदेश में है बदायूं, वहीं का राज्यपाल था, गवर्नर था। दरबारियों ने इसको इनवाइट किया, भागकर लाहौर आया। दरबारियों ने आराम शाह को मार भगाया, इल्तुतमिश को सुल्तान बनाया। तो याद रखें, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी के पास, दास व्यापारी इल्तुतमिश को गोरी के पास ले गए थे। गोरी ने नहीं परचेज किया। फिर वे दास व्यापारी, गुलाम व्यापारी दिल्ली आए, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास लेके आए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश में होनहार के लक्षण पाए, इसको परचेज कर लिया, शिक्षा दीक्षा दिया, पुत्र की तरह माना। बाद में अपनी एक पुत्री की शादी इल्तुतमिश से करवा दिया। तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम भी था, दामाद भी था। इसलिए गुलाम का गुलाम यानी स्लेव से स्लेव इल्तुतमिश को लगाइएगा। चूंकि जब इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था तो इल्तुतमिश सुल्तान था, तब इल्तुतमिश गुलाम नहीं था, चूंकि सुल्तान बन गया था। ऐबक ने गुलाम को दामाद बना लिया तो इल्तुतमिश ऑटोमेटिक फ्री हो गया। ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलाम बनाया तो इल्तुतमिश ऑटोमेटिक फ्री हो गया। और सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने बलबन को परचेज किया था। तो बलबन गुलाम का गुलाम नहीं था। गुलाम का गुलाम कौन था बच्चे? इल्तुतमिश, स्लेव्स स्लेव। अब देखिए, इल्तुतमिश 1210 से 36 तक शासन किया था। तो इस तरह से इल्तुतमिश सत्ता में आया था। और आपको बताते हैं 1210 से 1236 तक शासन किया। और आपको ये बताते हैं कि यह पहला सुल्तान था दिल्ली का, पहला रूलर है इंडिया में मुसलमान, पहला मुस्लिम रूलर जिसने सुल्तान की पदवी लिया।
इससे पहले ऐबक सुल्तान की पदवी नहीं ले पाया। और बच्चों इसको खलीफा ने मान्यता दिया। खलीफा को इंग्लिश में कैलिफ कहते हैं, मुसलमानों के धर्म गुरु को कैलिफ कहते हैं। और अल मुंतसिर बिल्लाह, बच्चों इस समय ये खलीफा था। कहां पर? बगदाद में। इराक की कैपिटल आज है बगदाद, यहां पर ये खलीफा था, अल मुंतसिर बिल्लाह, यह खलीफा था। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। खलीफा से मान्यता लिया और खलीफा को मान्यता दिया। खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने इसको राज छत्र दंड भेजा, अर्थात प्रतीक सिंबल भेजा, एक रोब भेजा, जो रोब दूल्हा पहनता है ना, रोब लंबा सा होता है, तो इसको एक रोब भेजा गया बगदाद से। राजा राजत्व धारण करता है, राजा छतरी धारण करता है, राजा प्रशासन का डंडा धारण करता है, तो 3 सिंबल भी भेजे। इंग्लिश में कहते इन्वेस्टिचर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्वेस्टिचर। इन्वेस्टिचर का मतलब होता है राज छत्र दंड। राजा राजत्व धारण करता है, राजा के ऊपर छतरी होती है, राजा के पास प्रशासन का डंडा होता है, तो वो सिंबल इसने भेजा। तो इल्तुतमिश ने इसको मान्यता दिया और इल्तुतमिश ने इसको खूब गिफ्ट वगैरह भी भिजवाया था, फ्री में मान्यता नहीं देते थे। और फिर मान्यता लेके सुल्तान की पदवी धारण किया। इल्तुतमिश के नाम खुतबा पढ़ा गया। फ्राइडे में जुम्मे के नमाज के समय खुतबा पढ़ा जाता था, जिसमें सुल्तान के लंबे उम्र की कामना किया जाता था बच्चों। और फिर इल्तुतमिश ने अपने नाम के 2 सिक्के चलाए। तो ध्यान रखें, दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर है जिसने 2 सिक्के चलाए हैं। एक का नाम बच्चों टंका, टंका तो आप जानते हैं यह सिल्वर का था, चांदी का। और दूसरे सिक्के का नाम जीतल था। जीतल बच्चों, जीतल यह तांबे का था। तो प्रथम सुल्तान अपने नाम के 2 सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर बच्चों खलीफा का नाम लिखवाया। इल्तुतमिश ने अपना भी नाम लिखवाया। शुद्ध अरबी सिक्के थे बच्चे, अरबी भाषा में लिखवाया था, शुद्ध अरबी सिक्के थे ये, प्योर अरबी में था ये, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। लेकिन खास बात इन सिक्कों पर क्या था बच्चों, अगर आपसे पूछें तो लक्ष्मी देवी का चित्र छपवाया, नंदी बैल का चित्र छपवाया, इनके इमेज बनवाए, अपना नाम लिखवाया, खलीफा का नाम लिखवाया, लक्ष्मी देवी का चित्र बनवाया, नंदी बैल शिव की सवारी का चित्र बनवाया। तो यदि आपसे यह प्रश्न पुटअप किया जाए, कौन सा सुल्तान था जिसने लक्ष्मी और नंदी बैल का चित्र सिक्कों पर डिपिक्ट करवाया? क्यों? क्योंकि इंडिया में गैर मुसलमान ज्यादा थे, अर्थात हिंदुओं की तादाद इंडिया में ज्यादा थी। उनकी सिंपैथी लेने के लिए ऐसा इसने किया था। और बच्चे, इल्तुतमिश के बारे में आपको अगला पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने टर्किश चहलगानी की स्थापना किया था। टर्किश ई चहलगानी यानी तुर्की चहलगानी, या इसको चालीसा भी कहते हैं बच्चों, इसको ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स भी कहते हैं। तो यह भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 40 तुर्क दरबारियों का एक दल बनाया। ये वही 40 तुर्क दरबारी थे जो सुल्तान इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया, इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाया, सुल्तान के रूप में मान्यता दिया। इल्तुतमिश लाहौर पहुंचा, उसको सुल्तान के रूप में रिकॉग्नाइज किया और 40 तुर्क दरबारी को इल्तुतमिश ने 40 मंत्री की तरह अपॉइंट कर दिया। ये 40 मंत्री थे बच्चे।
यही तुर्की चहलगानी के 40 मंत्रियों ने आगे चलकर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को गद्दी पर बैठाया, उतारा, अर्थात किंग मेकर के रोल में थे। ये राजा बनाने की भूमिका में आ गए। एक के बाद एक कई सुल्तानों को बैठाया उतारा। रजिया इन्हीं 40 गुंडों में फंस गई थी, जिस पर गाना भी बना हुआ है, अल्लाह बचाए रजिया 40 गुंडों में फंस गई। तो ये वही 40 तुर्क दरबारी थे जो किंग मेकर के रोल में रजिया के सामने बड़ी मुसीबत क्रिएट किया था, और रजिया को सत्ता में से हटना भी पड़ा था। पहली बार सत्ता में लाना नहीं चाहते थे, सत्ता में आई तो उसको हटाने के लिए षड्यंत्र रचे। अंत में रजिया इनके जाल में फंस गई थी, रजिया का पतन हो गया था। तो यह बात याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। किसने स्थापित किया इनको? इल्तुतमिश ने। और बच्चे, इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहते हैं इक्ता प्रथा। अब अगर आपसे पूछे कि इक्ता प्रथा क्या था, किसने स्टार्ट किया था, तो इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इसके अंडर में, इसके द्वारा, इक्ता प्रथा के द्वारा सिपाहियों को, कर्मचारियों को जमीन दिया जाता था कि आओ आप सर्विस करो, सेवा करो, राज्य का नौकरी करो, और उसके बदले में कैश पेमेंट नहीं देंगे आपको, कैश पेमेंट के बदले में जमीन दे दिया जाता था। उस जमीन को इक्ता कहते हैं। तो इक्ता was the part of lands which was given to soldiers in place of cash salary। इक्ता वह जमीन थी, सिपाहियों को कैश पेमेंट के बदले में दिया जाता था, कर्मचारियों को कैश पेमेंट के बदले में दिया जाता था। ऐसा क्यों किया इल्तुतमिश? ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चों इंडिया में मुसलमानों की संख्या कम थी। इल्तुतमिश ने सोचा कहीं ये मुसलमान सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होंगे तो वापस अफगानिस्तान चले जाएंगे, इंडिया में मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसा करो, इनको कैश पेमेंट मत दो, इनको जमीन दे दो, इनके रैंक के हिसाब से, किसी को 5 बीघा, किसी को 10 बीघा, किसी को 15 बीघा, किसी को 25 बीघा, ऐसे रैंक के हिसाब से जमीन दिया जाता था। वह जमीन टैक्स फ्री होती थी, इस पे कमाओ, खाओ, परिवार चलाओ। सिपाही हैं तो लड़ने जाओ, कर्मचारी हैं तो काम पे जाओ। कैश पेमेंट नहीं, बल्कि इक्ता, फ्री टैक्स लैंड दिया जाता था। सो इक्ता वाज द पार्ट ऑफ लैंड्स गिवन टू वर्कर्स इन लिव ऑफ कैश सैलरी। तो यह सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। बड़े बड़े इक्तादार हो गए थे, इसलिए मुसलमान अफगानिस्तान नहीं लौटे, यहीं पर परिवार के साथ बस गए। इनकी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई, अन्यथा स्टार्ट में यहाँ ये बसना नहीं चाहते थे। तो यह सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। जमीन दिया जाता था इसके अंडर में, सर्विस के बदले में जमीन दिया जाता था। बच्चों आपको बताएं कि इल्तुतमिश के शासनकाल में, इल्तुतमिश के समय में 1221 में चंगेज खान भारत की सीमा तक आ गया था। इसको गंगेज खान भी कहते हैं, चंगेज खान को गंगेज खान भी कहते हैं। यह प्रथम मंगोल आक्रमणकारी था, प्रथम मंगोल आक्रमणकारी था ये, फर्स्ट मंगोलियन इन्वेडर। भारत के बॉर्डर यानी सिंध तक आ गया था। इंडिया के बॉर्डर उस समय सिंध था। 1221 में चंगेज खान, फर्स्ट मंगोलियन इन्वेडर, यह भारत की सीमा पर अटैक किया था। तो 1221 में चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमा पर अटैक किया था। क्यों? दरअसल इसने पर्शिया के ख्वारिज्म शाह पर अटैक किया था। फारस यानी ईरान यानी पर्शिया के ख्वारिज्म शाह पर आक्रमण किया था। ख्वारिज्म शाह अरब भाग गया, उसका बेटा जलालुद्दीन मकबरनी भारत के पंजाब में आके शरण ले लिया। पंजाब इल्तुतमिश के अंडर में था। चंगेज खान सिंध के बॉर्डर तक आया और इल्तुतमिश को
मैसेज किया या मैसेज भिजवाया कि जलालुद्दीन मकबरनी को अपने साम्राज्य से भगाओ, अन्यथा चंगेज खान के आक्रमण का सामना करो। इल्तुतमिश डर गया, सोचा कि अगर जलालुद्दीन मकबरनी को भगाया नहीं तो चंगेज खान जैसा आक्रांता पावरफुल किंग उस समय था, दिल्ली सल्तनत को बसने से पहले उजाड़ देगा। चंगेज खान के संदेश को माना और पंजाब से जलालुद्दीन मकबरनी को मार भगाया। इस तरह से चंगेज खान वापस लौट गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट मंगोलियन इन्वेडर अटैक्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया, तो यही था, भारत के सीमा पर आक्रमण किया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में बच्चों मंगोल सबसे अधिक बार आक्रमण किए थे। मैक्सिमम टाइम्स मंगोल भारत पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में अटैक किए थे, और मंगोलों के आक्रमण से ही गियासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक डर करके राजधानी ही चेंज कर दिया था। तो 1236 में इल्तुतमिश का देहांत हो गया था। इल्तुतमिश इसका बच्चों देहांत हो गया। 1210 में दिल्ली में, और यहीं इसको दिल्ली में इसका दफनाया भी गया है। तो 1236 में इल्तुतमिश का देहांत हो गया। लेकिन आपको बताएं कि डेथ से पहले, मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को उत्तराधिकारी घोषित किया था। डेथ के बाद 40 तुर्क दरबारियों ने, टर्किश चहलगानी ने या चालीसा ने या चहलगानी ने, 40 तुर्क दरबारियों ने इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को सत्ता में नहीं आने दिया। तो 1236 में मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। डेथ के बाद 40 तुर्क दरबारियों ने इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कन के कहने पर शाह तुर्कन के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। शाह तुर्कन के कहने पर, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की एक विधवा थी। शाह तुर्कन यह अन्य तुर्की पत्नी थी, ऐबक की बेटी नहीं थी। तो शाह तुर्कन के पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। तो इस तरह से बच्चों 40 तुर्क दरबारी किंग मेकर के रोल में आ गए। लेकिन आपको बताएं 1236 में एक दिन रजिया सर पर टोपी पहनकर और माथे पर काली पट्टी बांधकर, बाजुओं में भी काली पट्टी बांधकर, पुरुष पोशाक में, मेल गारमेंट्स में, फ्राइडे की नमाज पढ़कर उठ रही जनता के बीच जा पहुंची। रजिया ने आम जनता से न्याय की मांग किया। उसने बताया कि उसके पिता ने, इल्तुतमिश ने उसको उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन 40 तुर्क दरबारियों ने उसको सत्ता में नहीं आने दिया। तो बच्चों इस तरह से आम जनता रजिया के साथ हो लिया, दिल्ली की गद्दी की तरफ कूच किया। शाह तुर्कन रुकनुद्दीन को पकड़कर कैद करवा दिया, जेल में बंद करवा दिया। रजिया को 1236 में आम जनता ने गद्दी पर बैठाया। तो रजिया वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया, आल्सो द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, एंड शी वाज सपोर्टेड बाय द कॉमन मैन ऑफ दिल्ली। कॉमन पीपल के द्वारा सपोर्टेड थी वह, आम जनता के सपोर्ट से रजिया सुल्तान बन गई थी। भारत की पहली महिला शासिका है बच्चों। तो इसलिए रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक लगभग 3.5 साल तक शासन किया था रजिया ने। आम जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई थी, एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी रूलर, प्रथम महिला शासिका थी। मुस्लिम महिला शासिका भी फर्स्ट थी, जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई। लेकिन 40 तुर्क दरबारी इसको चलने नहीं दिए, क्योंकि इस्लाम धर्म के हिसाब से महिला सुल्ताना नहीं बन सकती थी। यदि एक महिला सुल्ताना बने तो पुरुषों के लिए अपमान की बात थी। पुरुष अगर महिला के सामने सर झुकाएं तो कहते हैं इस्लाम धर्म का अपमान होता है। महिला को पर्दे में रहना चाहिए, महिला को खुलेआम
अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जैसे तालिबान वाले नहीं है, शरीयत को लगा देते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो एक महिला के सामने सर झुकाना पुरुष के लिए अपमान था, और एक सुल्ताना महिला होगी, दरबार में आएगी, दरबारियों को सर झुकाना पड़ेगा, आदाब वर्जी करना पड़ेगा। इसलिए 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया के अगेंस्ट में षड्यंत्र रचा। प्रारंभ में रजिया सफल हो रही थी, तो ये 40 तुर्क दरबारी ट्रांस यमुना, दिल्ली में ट्रांस यमुना, यमुना क्रॉस करके अपना कैंप लगा के लड़ने लगे थे। लेकिन अंत में 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया के वफादार लोगों को अपनी ओर मिला लिया, जिससे रजिया का पतन हो गया था। रजिया ने एक काम और किया था, रजिया ने निम्न कास्ट के मुसलमानों को उच्च पदों पर अपॉइंट करने लगी। जैसे जमालुद्दीन याकूत खान एक था, जमालुद्दीन याकूत खान, शॉर्ट में इसको याकूत खान भी कहते हैं बच्चों। यह आबिसिनिया का एक मुसलमान था। आबिसिनिया एक देश का नाम है बच्चों। आबिसिनिया यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो आबिसिनिया का एक मुसलमान जमालुद्दीन याकूत खान, यह बच्चों आबिसिनियन मुस्लिम था। इसको हबसी कहते हैं, हबसी जानते हैं आप, या इसको निग्रो कहते हैं। अफ्रीका के लोग जो होते हैं काले काले घुघराले बाले वालों, तो ये वही था, हबसी था, निग्रो था, काला काला घुघराले बालों वाला, क्रिश गेल टाइप का था ये। रजिया ने अपने अस्तबल का इसको अध्यक्ष बना दिया, अस्तबल का अध्यक्ष। आई थिंक अस्तबल आप जानते होंगे, यानी रॉयल स्टेबल, शाही अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया, या इसको, इस पोस्ट को आमिर आखूर भी कहते हैं। आमिर आखूर के पद पर इसको अपॉइंट कर दिया था, आमिर आखूर के पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया, तो अस्तबल का इसको अध्यक्ष बना दिया। अस्तबल का पद बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोस्ट था बच्चों। अस्तबल का अध्यक्ष, जहां रजिया के घोड़े रखे जाते थे। रजिया दरबार में आने से पहले इस अस्तबल में जाती थी, और यह गुलाम उसको कंधा देकर अस्तबल घोड़े से उतारता था, और फिर उसके घोड़े को पार्क करता था अस्तबल में। रजिया प्रतिदिन इससे मिलती जुलती थी। 40 तुर्क दरबारियों ने अफवाह फैला दिया कि रजिया याकूत खान से प्रेम करती है। रजिया फेल इन लव विद याकूत खान, हबसी से प्रेम करती है। बताओ, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गोरी महिला एक हबसी से, काले से प्यार करे, ये उनको बर्दाश्त नहीं था। सोचा कि जिस तरह आम जनता ने रजिया को गद्दी पर लाया है, रजिया को इतना बदनाम कर दो, इतनी अफवाह फैला दो इस काले के प्रेम को, कि आम जनता इसको, रजिया को सत्ता से हटा दे। बट आप जानते हैं आम जनता भी समझती थी इस बात को। हालांकि उस समय कुछ नहीं हुआ बच्चों। रजिया किसको पसंद भी आ गई थी बच्चे, यही है कहानी जो आप सुनेंगे ना, तो यही है कहानी। ये अफवाह था वैसे। रजिया फेल इन लव विद याकूत खान। 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया को बदनाम करने के लिए अफवाह फैला दिया कि जिससे जनता रुष्ट हो जाए, रजिया को सत्ता से हटा दे, जैसे बैठाया वैसे हटाए। लेकिन आम जनता जानती थी कुछ नहीं हो पाया। तो फिर क्या हुआ कि रजिया का एक बड़ा ही क्लोज फ्रेंड था, अल्तुनिया, भटिंडा का गवर्नर बच्चों, अल्तुनिया। ये अल्तुनिया जो था भटिंडा का गवर्नर था, भटिंडा का गवर्नर, इक्तादार भी कह सकते हैं इसको, इक्तादार ऑफ भटिंडा। भटिंडा पंजाब में है, आप सभी जानते होंगे। तो भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया, भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया, यह रजिया का बड़ा खास क्लोज बचपन का प्यार था। ये अल्तुनिया रजिया का बचपन का प्यार था। इसी को 40 तुर्क दरबारियों ने अपनी तरफ मिला लिया। उसको
पद का लालच दे दिया, कहा तुम हमारे साथ आ जाओ, दिल्ली दरबार में तुम्हें उच्च पोस्ट दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा और खूब गिफ्ट भी मिलेगा। मान गया, 40 तुर्क दरबारियों के चक्कर में पड़ गया और अल्तुनिया ने 40 तुर्क दरबारियों के कहने पर भटिंडा में रजिया के खिलाफ बगावत कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। रजिया और याकूत खान इसके विद्रोह को दबाने के लिए इस पर अटैक कर दिया। रजिया ने इस समय 1240 में रजिया और याकूत खान, बच्चों याकूत खान वही है जिसको अभी बताए थे, ये दोनों 1240 में रजिया के भटिंडा पर अटैक कर दिया। लेकिन आप तो जानते हैं 40 तुर्क दरबारी इसका सपोर्ट कर रहे थे। 40 तुर्क दरबारियों के सपोर्ट से अल्तुनिया ने रजिया याकूत खान को हराकर याकूत खान को तो मार डाला, यही मारा गया। रजिया को भटिंडा जेल में कैद कर लिया, रजिया को भटिंडा के जेल में कैदी बना लिया। 1240 में रजिया को कैद कर लिया भटिंडा में और इधर दिल्ली में 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया के सौतेले भाई बहराम शाह को सुल्तान बना दिया और सारी पोस्ट अपने अंडर में ले लिया, सब पद अपने पास रख लिया। अर्थात 40 तुर्क दरबारी फिर दिल्ली की सत्ता में आ गए, बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिए। तो बच्चों इस तरह से रजिया भटिंडा जेल में। अल्तुनिया का क्या हुआ? अल्तुनिया ने सोचा 40 तुर्क दरबारियों के सहयोग से रजिया को कैद किया है, चलते हैं दिल्ली, बहराम शाह के दरबार में उसका बड़ा सम्मान होगा और खूब उच्च पद भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। दिल्ली दरबार में आया, ना तो उसका कोई सम्मान हुआ, ना ही उसको कोई पद ऑफर किया, बल्कि भरी दरबार में उसका मजाक उड़ाया गया। अल्तुनिया रुष्ट हो गया। 1240 में दिल्ली से भटिंडा गया, भटिंडा में जेल में रजिया से मुलाकात किया, रजिया को शादी का प्रस्ताव दिया। सत्ता पाने के लिए दोनों ने शादी कर लिया और फिर सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया। बहराम शाह के अंडर में 40 तुर्क दरबारियों की सेना, बहराम शाह के अंडर में यानी बहराम शाह की सेना 40 तुर्क दरबारियों के अंडर में अल्तुनिया रजिया को बुरी तरह से हराया। दोनों की सेना कुछ मारी गई, कुछ भाग गई। दोनों अकेले बचे, हरियाणा के कैथल की तरफ भागे। हरियाणा के कैथल में इतने थके थे कि एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि जंगली जानवर दोनों को खा गए, अथवा डाकू इनको राही समझकर इनको मार दिया, इनका सामान छीन लिया, अथवा बहराम शाह की सेना ने दोनों को पकड़कर मार दिया। तो जो भी हुआ 1240 में अल्तुनिया और रजिया इस समय अल्तुनिया बच्चों और रजिया दोनों कैथल में मारे गए थे। कैथल आप जानते हैं हरियाणा में, हरियाणा के कैथल में दोनों की हत्या हो गई थी। रजिया को दिल्ली में दफना दिया, नॉर्मल सा मकबरा है, दिल्ली में दफनाया गया है। तो इस तरह रजिया सफल रही बच्चों। रजिया फेल्ड बिकॉज शी वॉज अ लेडी, बीइंग अ लेडी वॉज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रजिया। 3 बार नहीं मर सकता है बच्चे, समझने वाले आपके थोड़ा समझ में कम लग रहा है मुझे। 3 बार थोड़ी कोई मरता है, एक ही बार मरा होगा। अब 3 किताबें पढ़ेंगे ना तो 3 चीजें लिखी होंगी, तो अगर आप कहोगे कि सर आप तो ये बताए थे और ये तो बताया नहीं, तो 3 किताब पढ़ोगे ना बच्चे तो आपको 3 अलग अलग स्थानों पर 3 बातें मिलेंगी, इसलिए आपको बता रहे हैं। बात समझ गए? मनुश्रेष्ठ, आपका नाम तो मनुश्रेष्ठ है बच्चे। तो 3 बार नहीं मरे, 3 चीजें बताएं बच्चा। मान लीजिए 3 किताबें आप पढ़ें, अलग अलग किताबों में तीनों बातें हैं, हमने तीनों बता दिया कि आपको तीनों मिलेगा, तो आप कहोगे अच्छा हाँ सर ने ये भी बताया था, ये भी बताइए। जी चलिए ठीक है, डाउट नहीं रखिए, ऐसे कोई डाउट है तो अवश्य पूछा करें।
तो इस तरह रजिया असफल रही। अगर आपसे पूछा जाए कि रजिया असफल क्यों थी, तो बच्चों आप ध्यान रखें, रजिया वॉज फेल्ड बिकॉज शी वॉज अ लेडी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रजिया की असफलता का कारण क्या था, तो महिला होना रजिया की असफलता का मुख्य कारण था। अब देखिए इसके बाद तमाम सुल्तान आए बीच में, लेकिन बलबन का इंपॉर्टेंस था 1266 से 1287 तक। बलबन बच्चों इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। सत्ता में आने के बाद, थैंक यू बच्चे, थैंक यू मनुश्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। आप लोग पढ़ भी तो बहुत अच्छा रहे हो ना। बहुत से बच्चे कमेंट कर करके खुद डिस्टर्ब होते हैं और फैकल्टी को भी डिस्टर्ब करते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझदार हैं, कितना बढ़िया से पढ़ रहे हो। आप लोगों की भी तारीफ होनी चाहिए ना। पढ़ाने वाला अच्छा तभी पढ़ा सकता है बच्चे जब पढ़ने वाले अच्छे हों, अन्यथा तो कमेंट कर कर के बच्चे सवाल पे सवाल पूछते रहते, तो ये जो पढ़ाने का प्रोसेस होता है ना, वो खराब हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम 40 तुर्क दरबारियों में से एक था। रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ऐसे ऐसे सुल्तानों को सत्ता में लाए। अंत में नसरुद्दीन महमूद शाह की हत्या करके 1266 में खुद सुल्तान बन बैठा। नसरुद्दीन महमूद शाह की हत्या किया था। बताएं बच्चे क्या पॉइंट है? फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऐबक था या इल्तुतमिश था? अगर आपसे पूछें कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर इंडिया में, तो आप लगाइएगा ऐबक। लेकिन अगर पूछें कि पहला मुस्लिम सुल्तान, तो लगाइएगा इल्तुतमिश। और आपसे पूछे कि पहला मुस्लिम जो भारत पर अपना शासन स्थापित किया, साम्राज्य स्थापित किया, तो मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी प्रथम मुस्लिम शासक, भारत पर अपने साम्राज्य की स्थापना किया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पहला रूलर था। ऐसा आएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक, मतलब प्रथम रूलर आएगा, शासक, तो ऐबक लगाइए। और अगर ये कहा जाए कि पहला सुल्तान दिल्ली का फर्स्ट सुल्तान, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा। या गुलाम वंश का पहला सुल्तान, तो आंसर बदल जाएगा, इल्तुतमिश। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम किंग बच्चे वही होगा जो आपको बता रहे हैं, मोहम्मद गोरी। हेलो जी, सर गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं। सर मैं गिरीश कुमार बोल रहा हूँ सफलता.com से। बताएं गिरीश। हाँ सर।